हम लोग यूपीएससी का सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोग पेपर 2 के पार्ट ए यानी पॉलिटी और गवर्नेंस तक के सिलेबस को देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि पेपर 2 का ही पार्ट है। मैंने इसको कहा है कि आप इसको पार्ट बी समझकर आप इसको पढ़िएगा। हालांकि इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है सोशल जस्टिस और आपका आईआर का, बट ये आपका दिया हुआ है पेपर 2 में, इसलिए आपको साथ में पढ़ना चाहिए। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में, ये मेरा तीसरा वीडियो है इस यूपीएससी के सिलेबस को डिस्कशन करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1.5 से 2 घंटे की क्लास ले चुका हूँ। अभी मैं 2 घंटे की क्लास लगभग और लूंगा, मिनिमम 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो आपको अब ये बात समझ में आ रही होगी कि ये सिलेबस ही समझना अपने आप में कितना टफ काम है। टफ है, नो डाउट, लेकिन अगर आप इस रोड मैप के साथ चलते हैं तो अपने आप में चीजें ऑलरेडी बेटर होती जाएंगी। अभी अपने आप में टफ जॉब भी है। सिलेबस आप एंटिसिपेट करना तो अलग बात है। आप में से कई लोग होंगे, देखिए मेरा वीडियो अभी 100 से 150 लोग ही देखते होंगे, हो सकता है 200-250 लोग देखते हो। मैं कोई खान सर तो हूं नहीं लेकिन मैं आपको बताऊं, उनमें से भी 5 लोग होंगे, हार्डली 5 लोग होंगे जो पूरा देखते होंगे। उसके बाद तो ये एक लेवल है समझना। उसके बाद उसे एंटीसिपेट करने के लिए शायद 2 लोग होंगे, शायद। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर बात किस चीज की है? कंप्लीट करने की है। किसी भी काम को कंप्लीट करना ही अपने आप में सबसे टफ जॉब होती है। आप में से पता नहीं कितने लोग अभी तक में ही स्क्रॉल कर चुके होंगे, मतलब वीडियो को देखा होगा और स्क्रॉल कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या देखना है? उन्हें देखना है कॉमेडी। उन्हें क्या देखना है? उन्हें देखना है कि टीचिंग करते हुए भी कैसे आखिर कोई टीचर कॉमेडी कर रहा है, कोई जो है कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, या आप कह लीजिए कि कोई ऐसे ही बात कोई बोले, कोई रोस्ट कर रहा है ना? तो आजकल यही हो रहा है, तो टीचिंग में भी यही हो रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, ये सब क्यों हो रहा है मैं इस पर आऊंगा, बस 1 मिनट मेरी बात आप सुन लीजिएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो। आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में आपने एनसीईआरटी डिमांड किया, एनसीईआरटी पढ़ाने लगे। आप पीवाईक्यू डिमांड करते हो, पीवाईक्यू एनालिसिस होने लगी। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस डिमांड करोगे, वो होने लगेगी। आप कॉमेडी डिमांड करोगे, वो भी होगी। आप पॉलिटिक्स डिमांड करोगे, वो भी होगी। आप रोस्ट डिमांड करोगे कि 2 टीचर आपस में कैसे लड़ रहे हैं, आप उसको डिमांड कर रहे हो, व्यूअरशिप बढ़ रही है, वो दिखाया जाएगा। आप जो देखना पसंद करोगे, आप पढ़ाई डिमांड करोगे, पढ़ाया जाएगा। लेकिन मुझे मतलब मैं अपने इस आइडियोलॉजी को नहीं चेंज कर सकता हूँ। मुझे नहीं मैं ऐसा नहीं है कि मुझे कॉमेडी नहीं आती है, बट मैं यहाँ पे कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा काम है जो मैं वो करूँगा। तो कहने का मतलब क्या है? आप गाली गलौज डिमांड करो, वो मिलेगा। आप किसी टीचर से मिर्जापुर सीरीज को ग्लोरीफाई करते हुए सुनते होंगे, वो भी मिलेगा आपको। आप कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कुछ भी कर रहा हो, आप जो डिमांड करोगे आपको वो मिलेगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, सेंसिबल बनिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करना है, टाइम पास करना है, नो डाउट। वैसे भी 99.9% लोग टाइम पास ही कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ हो और चाहे वो कोचिंग में हो। कोचिंग भी जाएंगे तो भी क्या है, वहाँ से भी ऐसा तो है नहीं यार कि सबका सिलेक्शन हो जाता है। फिर हम लोग ब्लेम किसको करते हैं? कोचिंग को। क्योंकि वहाँ पर भी 99% लोग क्या कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं कॉमेडी करे टीचर। करेगा टीचर कॉमेडी? बिल्कुल करेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो डिमांड करोगे आपको वो मिलेगा। आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई डिमांड करोगे, वो भी मिलेगी, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग में हो। जैसे आप चाहेंगे वैसे मिलेगा। तो ये सारा खेल किस चीज़ का है? आपके डिमांड का है। आप डिमांड करेंगे, मिलेगा, जो डिमांड करोगे वो मिलेगा। ठीक है ना? अब आइए वापस। तो हम लोग देख रहे हैं सिलेबस, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आप चाहते हो सिलेबस को समझना, देखना नहीं, समझना कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या सिलेबस में है, तो आप पीछे के वीडियोस देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। यहां पर अगर हम लोग देखें
तो सबसे पहले हम लोग सोशल जस्टिस पर बात कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, बट मेंस में एक क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक। अब अगर आप देखिए तो यहां पर हम लोगों ने जो आपका सोशल जस्टिस का टॉपिक है उसे कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट ही है कि सोसाइटी में सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय। यानी सोशली हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है उनके साथ न्याय हो। न्याय तीन प्रकार का होता है, जस्टिस तीन प्रकार का होता है, एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल और एक सोशल, ठीक है ना। इकोनॉमिक जस्टिस अलग है, पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह। यहां पर हम लोग को पढ़ना है क्या, सोशल जस्टिस, ठीक है। तो सोशल जस्टिस की आप जब बात करते हो तो सोशल जस्टिस किसके साथ करना है, सामाजिक न्याय हमें उनके साथ करना है जिनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा होगा, कोई ना कोई उन्हें बाई बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, उसी को डील करना है। तो कौन कौन सी सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जो असुरक्षित हैं, सिर्फ इतना सा है इसमें, और उन्हीं के साथ हमें न्याय करना है। तो अगर आप देखिए तो सबसे पहले वल्नरेबल ग्रुप जो है आपका वो कौन है, वुमेन्स, है ना, महिलाएं, चिल्ड्रन। अब इसमें मैंने बोला वुमेन तो तुरंत आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि है ना, वुमेन्स ही क्यों, आज के टाइम पर तो मेंस को भी जरूरत है ना, उनकी भी कई दिक्कतें हैं, उस पर कोई बात नहीं करता है। खैर वो बात की बात है, उस पर कभी फिर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपके सिलेबस में जो दिया है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आपके यूपीएससी सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ है मेन जस्टिस, हर जगह दिया हुआ है वुमेन जस्टिस, तो हम लोगों को उसी पर बात करनी है, दुर्भाग्य है बट है ये। तो वुमेन, चिल्ड्रन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में आप पॉवर्टी को लेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मार्जिनल हैं, जैसे कि गरीबी हुई, उसके बेसिस पर देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही है, और भी है, जैसे दिव्यांगजन, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिर सीनियर सिटीजन्स, फिर LGBTQIA, ठीक है ना। आप में से कई लोगों को तो इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, ठीक। कुछ का तो मुझे भी नहीं पता है ना, मुझे भी यही तक का पता है, क्यू तक का, आइए, और ये क्या है मुझे भी आइडिया नहीं है। हाँ मुझे आइडिया है, ए का मतलब होता है एसेक्सुअल, मैं फिर से बोलता हूँ, एल का मतलब लेस्बियन, जी का मतलब गे, बी का मतलब बाइसेक्सुअल, टी का मतलब ट्रांसजेंडर, क्यू का मतलब क्वीर, आई का मतलब इंटरसेक्सुअल है, और ए का मतलब एसेक्सुअल है। हाँ यही है। तो ये हो गया माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब केवल मुस्लिम रिलीजन नहीं है, माइनॉरिटीज का मतलब जितने भी रिलीजन है, जो कि आपके सिख हुए, बौद्ध हुए, पारसी हुए, सब इसी में आएंगे, ठीक है ना। तो PW PWD, PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, सीनियर सिटीजन, LGBTQ और माइनॉरिटीज। कहने का मतलब है कि ये सोसाइटी में ये लोग हैं जो वल्नरेबल है, जिन्हें कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं बराबरी के लिए सरकारी या आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण ही इनका प्रोटेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या देखना है इसमें हम लोगों को, ये ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स में आप लोगों को क्या क्या देखना है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला है कि नहीं मिला है। लाइक अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल मिला है। अगर आप शेड्यूल SC ST की, हाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है SC ST, बट SC ST भी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है SC ST एंड PVT। PVT मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो ट्राइबल्स भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, ठीक है। तो इन सब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोटेक्शन मिला है कि नहीं, तो बिल्कुल मिला है, रिजर्वेशन मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मिलता है ना। तो आपको इन सारे ग्रुप्स में जो जो लोग दिए हुए हैं, आपको क्या देखना है कि इन सब को क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला है या नहीं। पहला तो काम यही है अलग अलग ग्रुप्स के लिए। अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये इस समय का सबसे मतलब आप ये कह लीजिए कि करंट में काफी इशू में है LGBTQ, है ना। अब इस पर क्वेश्चन आया नहीं है ज्यादा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी आएगा और आना भी चाहिए। इनकी भी अपनी एक जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इन्हें दिखाया जा रहा है, जो निगेटिव टर्म्स में दिखाया जाता है ना, उसको भी चेंज करने के लिए यूपीएससी इससे क्वेश्चन
पूछ सकती है। ठीक, खैर, तो यहां पर आपको देखना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं कि नहीं, इन सभी ग्रुप्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए है कि नहीं, वुमेन्स के लिए है कि नहीं, माइनॉरिटीज के लिए है कि नहीं, एलजीबीटी क्यू के लिए है कि नहीं, दिव्यांगजन के लिए है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देख लिया, फिर देख लिया वेलफेयर स्कीम्स देख लिया, फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क, इनके लिए क्या पॉलिसीज है, कोई नीतिगत कोई फ्रेमवर्क बना है कि नहीं बना है इनके लिए, इन सब चीजों को आपको देखना चाहिए। तो पहला सेक्शन तो यही है, सोशल जस्टिस का पहला सेक्शन है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको आप अलग से सिग्रीगेट करिए और उसके बाद उस पर एक एक चीज को ध्यान से देखिए। इसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन जाएगा और मेंस में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन हो गया वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोशल जस्टिस का पहला सेक्शन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर अगला सेक्शन है आपका सोशल सेक्टर, लाइक हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन ये एक सामाजिक चीज है। हमारे यहां सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, एजुकेशन सेक्टर की है, दिक्कत है, तो उस पर काम किया जाना चाहिए। आपको एक एनालिसिस करना है, क्या क्या है और क्या क्या करने की जरूरत है। हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर है, टर्शरी हेल्थ सेक्टर है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम हो गई, या हर किसी के लिए अलग अलग स्टेट में भी कुछ अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, तो वो भी कभी कभी न्यूज़ में रहती है, तो उसको आपको देखना है। तो एजुकेशन के लिए अलग है, हेल्थ के लिए अलग है, तो आपको सोशल सेक्टर में दो देखना है, हेल्थ और एजुकेशन। ये है आपका सोशल डेवलपमेंट। जब सोशल डेवलपमेंट होता है तो देश का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हुआ कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। लाइक आप समझिएगा, आप कभी भी इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करिएगा कि जो सबसे ज्यादा पुअर क्लास है उसी के यहाँ लोग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं, और उनके यहाँ सबसे ज्यादा हेल्थ के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस खर्च स्वास्थ्य पर है। यानी अगर वो 10,000 कमा रहे हैं तो उनका 4 से 5,000 रुपए केवल और केवल स्वास्थ्य में जा रहा है। ऐसा है, उसके पीछे कई कारण हैं। हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? हेल्थ अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस जगह पर रहते हैं वो हाइजीनिक नहीं है। हाइजीनिक नहीं होगी तो वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होंगे। वो खाना खाते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कुछ मक्खी, मच्छर या जो कुछ भी है वो उनके खाने तक उसको उनके शरीर में देते हैं। उसके बाद और पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, उनकी हेल्थ खराब होनी तय है। हेल्थ खराब होगी तो उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी पड़ेगा। इसी को देखते हुए सरकार ने क्या लाया, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन केवल और केवल आपके शहरों को स्वस्थ यानी कि उन्हें साफ सुथरा नहीं रखता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी स्वच्छ रखता है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। आप अगर स्वच्छ भारत मिशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ ऐसा दिया हुआ है। तो आपको इंटीग्रेट करना है, वही बात मैंने कही ना कि अगर आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, लाइक आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा, तो क्राइम कम होगा। मैंने कहा ना, अगर सोशल डेवलपमेंट होगा तो क्राइम कम होगा। तो आप सामाजिक रूप से अगर शिक्षित होंगे तो आप सिया गोयल जैसा काम नहीं करेंगे, है ना। तो शिक्षित होना जरूरी है। वो जितना मुझे पता है वो क्लास 12th फेल थी। तो अगर कोई क्लास 12th फेल है तो उसका क्या मेंटल स्टेटा होगा, आप समझ सकते हैं। तो सामाजिक विकास जरूरी है। सामाजिक विकास होगा तो क्राइम कम होगा। सामाजिक विकास विकास में एजुकेशन मतलब हो गया, एक तरफ हेल्थ, दोनों अच्छी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना तय है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, एजुकेशन और हेल्थ। जब आप दोनों चीजों को देखेंगे तो अगला क्या आता है आपका, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है आपका, मैं इस पर आऊंगा। अगला क्या आता है, पब्लिक हेल्थ केयर एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए। गांव गांव में जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य चिकित्सालय है वो अच्छा होना चाहिए। फिर आयुष्मान भारत के तहत सबको 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिल रहा है। डिजिटल हेल्थ मिशन, आज के समय में अगर आप देखिए तो
टेलीमेडिसिन है, लाइक यहाँ से मैं अभी अपने घर से, यहीं से मैं एम्स के डॉक्टर को कॉल कर सकता हूँ, टेलीमेडिसिन सिस्टम है। मैं किसी भी बड़े डॉक्टर को दिल्ली, बॉम्बे, कहीं पे भी कॉल करके उनसे अपना उपचार करा सकता हूँ। तो ये क्या है? डिजिटल हेल्थ मिशन है। फिर मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मेंटली लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, जैसे आप देखते होंगे कि आपको पार्क वगैरह में थोड़ा ओपन जिम मिलती है, तो उससे थोड़ा आप स्ट्रेस रिलीज करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क के तहत ही आएगी। तो ये आप हेल्थ के बेसिस पर आपको ये सब कुछ देखना है। फिर आएगा आपका एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्रिजिंग लर्निंग पॉवर्टी थ्रू एनईपी। एनईपी मतलब आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये आई थी 2020 में, तो इसको देखिएगा। फिर राइट टू एजुकेशन है। फिर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, मैंने बार बार बोला है, अगर आपने मेरा प्लान बी वाला वीडियो देखा हो तो मैंने वहां पर यही बोला था कि एजुकेशन होने के साथ साथ अगर हमारे पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाए, कोई भी चीज की हो जाए, तो आप ठीक है, आप ये काम कर रहे हो। नहीं भी होता है तो प्लान भी तो हमारे पास है ही। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब हुआ, आप हो सकता है आईटीआई किए हो सकता है कि आपने किसी डाटा एनालिटिक्स वगैरह का प्रोग्राम किया हो सकता है कि आपने एआई सीखा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा हो, कुछ भी ट्रेनिंग हो, किसी भी चीज की ट्रेनिंग हो, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग वोकेशनल ली है तो वो आपको फायदा देगी ही देगी। इसीलिए मैंने प्लान बी पर पहले ही वीडियो बनाया था। मैं क्या कह रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी ही आपको आगे ले जा सकती है। तैयारी ही खाली, सिलेक्शन होना तो फिर तो जाने दीजिए, बात ही अलग है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सारी चीजें आप तभी समझ सकते हो जब आप पढ़ोगे। आप में से जितने भी लोग देख रहे होंगे शायद ही किसी ने इस वर्ड को भी सुना हो। तो वोकेशनल ट्रेनिंग। फिर रिड्यूसिंग द अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड। अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड का मतलब, मेरे पास स्मार्टफोन है, हो सकता है गांव में कुछ महिलाएं हों उनके पास ना हो, है ना, तो डिजिटल डिवाइड है। आपके पास लैपटॉप है, किसी बच्चे के पास नहीं है, वो नहीं देख पा रहा होगा वीडियो, मोबाइल नहीं है तो वो नहीं देख पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन के तहत ही देखनी होती है, ठीक है। अब इसी देखिएगा, ये इसी डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए सरकार जो है वो टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको देती हैं। वो अलग बात है कि आप उसमें से, मतलब आपका मतलब, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बट मैक्सिमम लोग कुछ और ही देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा ना कि सोशल डेवलपमेंट होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, तो आप एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बनोगे। क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं ना, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। तो आप जो भी इंसान हैं, आप कैसे हैं, आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, क्वालिटी है कि नहीं है। क्या आप भी इस 140 करोड़ लोगों में बस गिनती हैं या आपके अंदर कोई क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी डेवलप होती है अगर आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी हेल्थ अच्छी होती है और एजुकेशन अच्छी होती है। तो यही बात है यहां पर, ह्यूमन रिसोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला स्टेप इसके बाद यही आएगा। तो इसको आपने देखा। अब इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेबर फॉर्मलाइजेशन, ये सब हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भारत, देखिए लिखा हुआ है, अगर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बात को सुनिएगा। इंडियाज वर्क फोर्स फेसेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग स्किल मिसमैच, इनफॉर्मेलिटी एंड इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि हमारा देश इस समय सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन हमारे देश की है, ठीक, यानी कि जो भी आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, तो यंग लोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हैं। बट यंग लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स हैं? ईमानदारी से सोच के बताइएगा, आप हैं ह्यूमन रिसोर्स की नहीं है? खुद को देखिए, बाकियों को नहीं। आपको सोचिए कि आप देश के किस काम आ सकते हैं। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, तो आप एक इकोनॉमिक पार्ट ले रहे हो, और आप एक अभी आप अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप ह्यूमन रिसोर्स ही डेवलप कर रहे हो अपना, बट अभी आप हैं नहीं। कहने का मतलब ये, तो जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो देश का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है।
ठीक, तो यही बात है। अब इसमें क्या बात है, हमें हमारे देश को जिस तरीके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो वर्क फोर्स चाहिए वैसी स्किल नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अब मैं अगर यूट्यूब पर अभी देख रहा तो मुझे नाम नहीं पता है, 15 साल की बच्ची है और वो जो है सीजेपी का जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है उसमें वो दलित मूवमेंट और इस तरह का काम कर रही है, इसको नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता था वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है उसको फुल फॉर्म नहीं पता है, सीबीएसई के फुल फॉर्म नहीं पता है, और वो देश का भविष्य का वर्कफोर्स है, नहीं है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो क्लास 6 के बच्चे को अगर कह दिया जाए कि क्लास 4 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, वो शायद नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल उस बच्चे की प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट इसमें आप खुद से देखिएगा आपके अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक, तो यही बात है यहां पर कि स्किल का मिसमैच है, जैसा स्किल चाहिए देश को वैसी स्किल हमारे यहां नहीं है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल लोगों की दिक्कत है, नहीं, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था पहले से सब चीजों पर, बट ठीक है चीजें बेटर होंगी, धीरे धीरे होती हैं। तो स्किल मिसमैच, इनफॉर्मेलिटी, है ना, हमारे यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कम है, ठीक, हम लोग सभी लोग इनफॉर्मल काम कर रहे हैं, तो ये भी एक है बात। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है डेमोग्राफिक डिविडेंड और लेबर फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ये सब यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एट रिस्क ड्यू टू द स्किल मिसमैच, वही बात है, ठीक, गिग इकोनॉमिक ग्रोथ डिमांड्स न्यू लेबर प्रोटेक्शंस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रिमेन्स अ पॉलिसी प्रायोरिटी। ठीक, तो पॉलिसीज जब बने तो हम लोगों को इस तरीके से चीजों को देखना चाहिए। फिर अगला है आपका स्किल इंडिया एंड सोशल सिक्योरिटी। स्किल इंडिया मिशन है हमारे यहाँ, देखिएगा इस स्कीम को पढ़िएगा, और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको कई स्कीम्स मिल जाएंगी। ठीक, जैसे कि देखिए लिखा हुआ स्किल इंडिया मिशन, फिर पीएम केवीवाई एंड वोकेशनल फ्रेमवर्क, तो एम्स टू अप स्किल वर्क फोर्स, ई श्रम पोर्टल एक्सटेंड्स सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को समझ लीजिए तो उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आराम से चीजें हो जाएंगी। एंटिसिपेट करना मतलब यानी आप पढ़ने के बाद, एक होता है सिलेबस को पढ़ना, एक होता है सिलेबस को समझना, और एक होता है सिलेबस को एंटिसिपेट करना यानी उसको उस पर काम करना। ठीक, 3 लेवल है। तो ये रहा आपका ह्यूमन रिसोर्स और उससे संबंधित एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, सीधी सी बात है। आप अगर इस देश के आर्थिक गतिविधि जीडीपी को बढ़ाने में कोई रोल नहीं दे रहे हो, है ना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप, मैं इसलिए कहता हूं ना कि बहुत दिन तक प्रिपरेशन भी नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो प्लान बी के साथ करिए, और साथ में जॉब करिए और साथ में तैयारी करिए। कोई ये है नहीं 1 साल 1.5 साल केवल कोचिंग करने के लिए आपको हो सकता है कि उतने टाइम तक आपको जो है कोई जॉब नहीं करनी चाहिए, बाकी टाइम आप जॉब भी करिए और पढ़ाई भी करिए, हो सकता है ऐसा संभव है। फिर अगला वही बात है, जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके साथ क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है, भूखमरी है, और फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा है कि नहीं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को खाने का जो है अधिकार है कि नहीं, फूड राइट है कि नहीं, इस पर बात है। ये भी इसी का पार्ट है, सोशल जस्टिस का ही है, इसको भी हम लोग को देखना चाहिए। तो पॉवर्टी के लिए आपको देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है, देखिएगा इसको, है ना, इसके इस पर इंडेक्स भी है, नीति आयोग ने अलग इंडेक्स बनाया है, तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। फिर इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी देखिए, मैं चाहूँ तो इस पर काफ़ी मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, बट फिर से वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर कभी मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ। फिर इनकम इनइक्वालिटी है ना, आप देख रहे होगे किसी के पास 10 लाख रुपए सैलरी आ रही होगी या होगी आमदनी, और किसी के पास 10,000 होगी, तो इनकम इनइक्वालिटी है। फिर मैल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर कुपोषण
हमारे यहाँ वही हेल्थ से ही रिलेटेड बात है कि हमारे यहाँ जो है मैल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, आप इस पर देखेंगे तो NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है ना, 1 2 3 4 5 आ चुका है, 6 भी शायद आ चुका है। तो मैल न्यूट्रिशन पर इंक्लूडिंग स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है बौनापन, वेस्टिंग, मोटा, फिर हिडन हंगर, ठीक, छिपी हुई भूखमरी, रिमेन्स अ क्रिटिकल चैलेंज, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब आएगा हंगर के अंतर्गत, ठीक है ना। फिर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसके लिए ही आया हमारे यहाँ, फूड सिक्योरिटी को देखने के लिए NFSA आया, इसको पढ़िएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसको पढ़िएगा। की वेलफेयर पिलर्स या टारगेटिंग एरर्स इन वेलफेयर स्कीम्स कंटिन्यू टू लिमिट इनइफेक्टिवनेस। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आपको अगर आपको देखनी है तो ये कोई आपको लग रहा होगा ना कि इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को, वो वाला नहीं जो कोचिंग समरी बनाती हैं, वो नहीं, कोचिंग सिर्फ समरी बनाती हैं और वो भी जो है जो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिलता है समरी, वही उसी को देते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइएगा, 300-400 पेज का आता है, उस पर देखोगे तो इन सब पर बहुत ही विस्तार से बात हुई है। तो आप सोशल जस्टिस के टॉपिक्स को आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। नहीं है तो फिर आप गूगल पर तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप उसको नहीं भी पढ़ने का टाइम है तो पढ़िएगा ज़रूर, नहीं टाइम है तो आप आराम से गूगल पर देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर NFSA PDS मैकेनिज्म क्या है, इसको देखिएगा। फिर मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे, तो वही है। अब इसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं तो देखिएगा, हमारे यहाँ सोशल यानी कि जस्टिस के लिए, सामाजिक रूप से न्याय देने के लिए कुछ कमीशंस बनाए गए हैं, जो कि वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहीं आप इसको वहीं पर पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहां पर एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में क्या क्या दिया हुआ है आपको पता है, SC ST के लिए क्या है, दिव्यांगजन के लिए क्या है, सारी चीजें आपको DPSP और फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएगी। उसके बाद ये बेडरॉक है, बेडरॉक का मतलब बेस है, फंडामेंटल राइट और DPSP सोशल जस्टिस का बेस है, ठीक। फिर नेशनल कमीशंस बनाए गए हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये सारे आपको कमीशंस बनाए गए हैं इससे संबंधित। आपको क्या देखना है, इसमें कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, है तो वैसे तो आप इसको पढ़ चुके होंगे पॉलिटी में, बट फिर से आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं कि कौन कौन सी बॉडी है, उसमें कौन चेयरमैन होता है, कितने मेंबर होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर NGO क्या होता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तीन को अलग से समझिएगा कि NGO अलग है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग है। इसके बारे में हालांकि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया भी था थोड़ा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग थ्रू पंचायती राज एंड, वही बात है हमारे यहाँ जो पंचायती राज सिस्टम है, इसमें कि ग्रामीण के लिए जो है और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो है, वहां पर भी इस पर बात किया गया है। जैसे कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है ना, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, वो सारी चीजें भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो एक तो आप इसको देखिएगा कि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, और यहाँ पर वही बात है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी दी हुई है ना, और थोड़ा डिटेल में लिखी हुई, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग आपके IR के पार्ट पर, ठीक है। तो IR अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, IR सेकंड पेपर में दिया हुआ है ना, बट मैं आपको बताऊं तो IR का जो सेकंड पेपर वाला पार्ट है वो तो आपका पॉलिटिक्स से संबंधित है, यानी कि जियो पॉलिटिक्स और वगैरह वगैरह पर, लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल पोर्शन है वो आपको प्रीलिम्स में आता है। यानी कि अगर कोई देश
जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, या कहीं पर कोई वॉर हो रही है जो कि आईआर से पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि इसका जो जोग्राफिकल पोर्शन है, ज्योग्राफी से संबंधित मैपिंग, वो आपको प्रीलिम्स के लिए करनी होगी, है ना। तो जब आप इसको करिएगा तो यहीं पर साथ में मैप लेकर प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा वर्ल्ड मैप में कौन सा देश कहाँ है उसकी, अब ये बहुत टफ जॉब है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब देश के लिए ऐसा करना है, तो आप वर्ल्ड मैपिंग कर चुके होगे ज्योग्राफी में, बट फिर भी जैसे मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, या अभी तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है ना, तो पर्शियन गल्फ वाला मैटर था, ठीक। तो पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको पता होना चाहिए, शायद इस बार एग्जाम में आया भी था यूपीएससी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट शायद आया भी था। तो वो सारी चीजें आप उसका जो जोग्राफिकल पोर्शन है, यानी कि अगर आप आईआर पढ़ रहे हो तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में देख लीजिएगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या है, अगर आप आईआर को देखोगे तो आईआर का जो पहला पिलर है वो है हमारे देश की विदेश नीति क्या है, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन और डॉक्ट्रिन, हमारी डॉक्ट्रिन क्या है, तो हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट पर बात करते थे। नॉन अलाइन मूवमेंट पर बात करने का मतलब है कि हमें भैया किसी से मतलब नहीं है, कौन देश क्या कर रहा है, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं होंगे, ना ही हम जो है रशिया और चाइना के साथ जाएंगे, ना ही हम कैपिटलिस्ट यानी यूएसए वगैरह के साथ जाएंगे। ये हमारा विचारधारा रही है सिंस नेहरू रिजीम, ठीक। हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहता है, पहले तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो है अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे तो जो है ये एक तरह से हिंसात्मक एक वो हो जाएगी, तो हम न्यूक्लियर बनाएंगे नहीं, ठीक। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, ठीक है ना, और हम लोगों ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज की और हम लोगों ने बना लिया क्या, अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, ठीक। पाकिस्तान का बन गया था तो हमारा भी बनना जरूरी था। खैर, एक तो बात ये थी। फिर हमारे देश ने क्या कहा कि हम पहला वार नहीं करेंगे, यानी न्यूक्लियर वॉर हम अपने सुरक्षा के लिए बनाए, कि कोई अगर दूसरा देश हमारे ऊपर करेगा तो हम उसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर एक टर्म आता है न्यूक्लियर ट्रायड, गूगल करिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में कि न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अलग है, न्यूक्लियर ट्रायड अलग है। फिर अब वही बात है कि भारत का फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट था, पाकिस्तान के जैसा नहीं था, प्रो अमेरिका था। पाकिस्तान शुरुआत से प्रो अमेरिका था, ठीक है। तो पाकिस्तान की अलग डॉक्ट्रिन थी, हमारी अलग डॉक्ट्रिन थी। हमने कहा नहीं, हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। हम लोगों ने लेकिन उससे इवॉल्व किया। हम लोगों ने इवॉल्व करके क्या कह दिया कि अब हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब हमको अलाइन हम होंगे, नॉन अलाइन जैसी कोई चीज नहीं है आज के समय में। कहने का मतलब है कि भारत सरकार का कहना यह है कि आज के समय में आइदर ऑन दिस साइड और दिस साइड, हमें किसी तरफ तो होना होगा, लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, ठीक। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी जरूरत के अनुसार हम ऑटोनॉम, मतलब हम अपना जो भी एक्शन होगा वो हमारी हितों पर निर्भर करेगा। हमें रशिया से पेट्रोल चाहिए था, डीजल चाहिए था, क्रूड ऑयल चाहिए था, तो हम उसके साथ जो है अलाइंड होंगे। हमें यूएस से काम पड़ेगा तो हम उसके साथ होंगे। तो कहने का मतलब है आज के समय में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब हमारी जरूरत के अनुसार स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रणनीतिक रूप से जो हमारे लिए जरूरी है, हम वो काम करेंगे। तो अब हम, ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, ना हम रशिया के साथ होंगे, ना तो हम यूएस के साथ होंगे, ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या किया, हमने रशिया के साथ, हमें जब जरूरत थी तो हमने रशिया के साथ, हम उनके साथ अलाइन हुए। हमें यूएस के साथ जरूरत थी तो हम यूएस के साथ हुए। तो अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जरूरत के अनुसार हम अलाइन होंगे। अब हम इस पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो नॉन अलाइन मूवमेंट टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये एक प्रोसेस है, इसको देखिएगा। फिर तो वही बात है, देखिए लिखा हुआ है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर्स मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट है, ठीक है ना। रशिया के साथ भी अच्छे संबंध है, यूएस के साथ भी है। फिर हमारा नेबरहुड फर्स्ट प्रायोरिटी रही है हमेशा से। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब
जो भी हमारे देश है, हमारे आसपास देश है, हम उनको जो है काफी महत्व देते हैं, ठीक है ना। फिर एक्ट ईस्ट, है ना। एक्ट ईस्ट का मतलब हुआ, पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यानी हमें पूरब की तरफ देखना चाहिए। अब हम कह रहे हैं नहीं, देखना नहीं है, हमें कार्य करना है उनके साथ मिलकर। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी भारत से ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, हमें उनके साथ जो है अच्छे संबंध रखने, एक्ट करना है। फिर वही आसियान, अब देखिए आसियान के कितने मेंबर्स हैं ये जानना जरूरी है, यहीं पर देख लीजिएगा, है ना। ये वही बात है ना कि जितने भी आप देखिएगा, जितने भी सार्क है, आसियान है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, I2U2 है, क्वाड है, कितने मेंबर्स हैं ये सब आपको पता होना चाहिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर थिंक वेस्ट, ठीक, स्ट्रेंथन गल्फ एंड वेस्ट एशियन रिलेशन, यानी कि हमारा गल्फ कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन हो, हमारा वेस्ट एशिया कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन हो, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज, अब हमारा डिस्प्यूट भी है, लाइक चाइना के साथ डिस्प्यूट है ना। फिर हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है। फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के साथ हमारा कोई इशू नहीं है, बट उनके साथ कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कैसे किया जाए इस पर काम करते हैं। मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, इनके साथ हमारा सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, भाई समझिएगा, इसको हमें नेबरहुड को 3 तरीके से देखना है। पहला कि कुछ देश के साथ, हमारे जो नेबर हैं उनमें कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा विवाद है, चाइना और पाकिस्तान। चाइना के साथ क्या विवाद है, एलएसी का विवाद है, ट्रेड का इम्बैलेंस है, यानी कि जो हमारा व्यापार होता है हम उनसे खरीदते ज्यादा हैं, सेल कम करते हैं, एक ये इशू है। और स्ट्रैटेजिक राइवलरी है। स्ट्रैटेजिक राइवलरी का मतलब हुआ कि भारत और चाइना की जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में एक राइवलरी क्रिएट करती है, ठीक है ना। इस पर आईआर में विस्तार से आप सुनेंगे, देखेंगे। पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर इशू, तो ही इशू है, ठीक है ना। तो एक पार्ट को आपको देखना है नेबरहुड में कि किनके साथ विवाद है हमारा। दूसरा पार्ट आपको देखना है क्या, हमारा कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, यानी कि हमें उनके साथ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो है, जिसमें एक देश है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, और फिर है श्रीलंका, है ना। तीसरा देश है, तीसरा ग्रुप है नेबरहुड में ही है हमारे, बट उससे उसका जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो है आपका सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप। सिक्योरिटी का मतलब हमारे आसपास अगर आप देखिए तो मालदीव है, भूटान है, अफगानिस्तान है, एक देश यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सेशल्स, जहाँ पर अभी मोदी जी गए थे। तो आप समझ रहे होंगे बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है उस देश के लिए, हमारे लिए। उसकी एक ही इंपॉर्टेंस है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना के साथ वो वहाँ पर चाइना अपना नेवल बेस बना ले और हमारे लिए दिक्कत हो जाए। तो हम सेशल्स, मालदीव, है ना, भूटान, अफगानिस्तान, यहाँ पे हम अफगानिस्तान के साथ क्यों अपना जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के दूसरे साइड है। तो पाकिस्तान के दूसरे साइड अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो पाकिस्तान से खराब होगा, तो पाकिस्तान को दो तरफ से प्रेशर पड़ेगा, एक तो भारत की तरफ से तो पड़ ही रहा है, दूसरा उसके वेस्ट साइड से भी उसको पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए ईस्ट से प्रॉब्लम इंडिया है, वेस्ट से प्रॉब्लम अफगानिस्तान है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। भूटान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के साथ हम उसको बैलेंस करते हैं। मालदीव, वही मालदीव और सेशल्स, दो देश ऐसे हैं जो हमारे लिए अगर हमारी प्रेजेंस वहां पर नहीं होगी तो चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी और इंडियन ओशन में बिना मतलब में कोई दूसरे देश के नेवल बेस बन जाएगा, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमें 3 टाइप से देखने हैं हमारे नेबरहुड्स को, ठीक है ना। वही बात यहां पे भी लिखी हुई है और आप इसको देख चुके हैं। तो ये पहला पार्ट है कि फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन समझना, डॉक्ट्रिन समझना, ये है आपका। और फिर ये हमारा नेचर है, हमारा पॉलिसी है। फिर नेबरहुड को हम कैसे देखते हैं ये यहां पर आपने देख लिया। इसके बाद फिर आप देखोगे तो इंडिया यूएसए, अब बायलेटरल पर आते हैं, है ना। दूसरा पार्ट क्या है, बायलेटरल, कि कुछ जो बड़े देश हैं दुनिया के उनके साथ हमारा बायलेटरल रिलेशन कैसा है, जिसमें यूएसए के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक रूप से जरूरत के अनुसार हम एक दूसरे के सहायता करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिट्री और दूसरा स्पेस, है ना, अंतरिक्ष। तो स्पेस और मिलिट्री के लिए हम लोगों ने कुछ डिफेंस पैक्ट किए हुए हैं, जैसे कि बिका, लेमोआ,
कोमकासा, है ना, कम्युनिकेशन के लिए है, आप इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्वाड के मेंबर भी हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस, तो ये भी एक है। फिर हमारी इनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, है ना, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम पर ये डील हुई थी, वो भी एक इसका एक पक्ष है। फिर H1B वीज़ा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। H1B वीज़ा क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके बाद आप मेंस के क्वेश्चंस देखिएगा जो इस बार, है ना, होने ही वाला है। अब देखिएगा यहीं से आएगा, जो भी आएगा वो यहीं से आएगा। तो सिलेबस, मैंने बोला ना, सिलेबस तो मैं बता ही रहा हूँ, मैं तो सब कुछ बता दूंगा सिलेबस, बट सिलेबस को एंटिसिपेट तो आपको करना है, करना तो आपको है, या जो आपको पढ़ा रहा है उसको करना है। तो आपको उस तरीके से चीजों को देख, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है सिलेबस में। फिर हमारा ट्रेड है, टेक्नोलॉजी के से संबंधित कोलैबोरेशन है, I2U2 ग्रुप है। I2U2 ग्रुपिंग मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, इन चार की एक ग्रुपिंग है। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, ठीक है ना, डिफेंस इंडस्ट्री से संबंधित है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना होगा, भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएसए के साथ, ठीक। इसके बाद इंडिया रशिया और इंडिया जापान या ऑस्ट्रेलिया, भाई रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, S-400 ब्रह्मोस, फिर हमारा ऑयल इंपोर्ट हब तो वहाँ से हो रहा है, हमारा हिस्टोरिक डिफेंस टाइज है, यानी जब भी भारत और पाकिस्तान का जब भी युद्ध हुआ है तो रशिया ने भारत का साथ दिया है, ठीक है, तो ये भी है। फिर जापान, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मालाबार एक्सरसाइज हम करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स है वहां पर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सप्लाई चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर सिक्योरिटी पैक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप बायलैटरल में अलग से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर इंडिया और यूए के साथ अभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही हुआ था, तो उसके साथ क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छा है, उसको देख लीजिएगा। तो वही है, FTA नेगोशिएशन अभी हुआ था ना, मैंने बोला ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। फिर डिजिटल एंड ग्रीन टेक पार्टनरशिप, ग्रीन, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन पर हम लोग जर्मनी के साथ काम कर रहे हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ एनर्जी को, क्राइसिस को खत्म करने के लिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया। फिर हमारा फ्रांस के साथ रफाइल, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक में EU का क्या पार्ट है, ये सब देखना चाहिए। जर्मनी से हम लोग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी लेते हैं, यूके से हम लोग अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आधा किए हैं, पूरी तरीके से तो नहीं किए हैं। ये FTA पोस्ट ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन जो है वो जब EU से एग्जिट हुआ था तो उससे संबंधित है ये। तो एजुकेशन और फाइनेंस से संबंधित क्या लिंक्स हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पर देख लेनी है। तो वही बात है कि पहला स्टेप क्या है, फॉरेन पॉलिसी को समझना, फिर नेबरहुड को समझना, और फिर जो भी बायलैटरल रिलेशंस विद अदर मेजर पावर्स, ये आपको देखना है। इसके बाद फिर रीजनल ग्रुपिंग्स है, इस पर तो वैसे ही आप वहां पर ही देख चुके होंगे, बट फिर भी अलग से देख लीजिएगा। जैसे क्वाड क्या है, क्वाड का काम क्या है, फिर ब्रिक्स का क्या काम है, ब्रिक्स और क्वाड दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं, या G7 और ब्रिक्स क्यों एक दूसरे के अपोजिट हैं, SCO है ना, ये जो आपका है शंघाई कॉरपोरेशन, ये है। फिर G20, ये अलग से देखिएगा, बिम्स्टेक, सार्क, ठीक है ना, फिर ये IORA इंडियन ओशन के लिए है, इन सबको आप अलग से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, एक दूसरे को काउंटर करने के लिए ही बनाई गई है। लाइक अगर आप देखेंगे तो क्वाड क्यों बनाया गया है, क्वाड बनाया गया है रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना, भारत इसका पार्ट है, यानी कि भारत एक तरफ रशिया का दोस्त भी है, दूसरी तरफ भारत क्वाड का भी पार्ट है, और रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए। तो भारत का क्या मतलब इसमें इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है चाइना को काउंटर करना, तो इंडो पैसिफिक में एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक। दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स का पार्ट है, भारत ब्रिक्स का पार्ट क्यों है, जिसमें रशिया भी है, ब्राजील भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, अब तो जो है बाकी कंट्रीज भी आ गई हैं, और भी कंट्रीज आ गई हैं। तो ब्रिक्स में क्यों है भारत, या आपके वेस्टर्न कंट्रीज के G7 को काउंटर करने के लिए। भारत G7 का भी जो है गेस्ट पार्टनर है, उसका भी है, ब्रिक्स का भी है, काउंटर करना है, बैलेंस करना है, हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर चलते हैं। फिर G20, अभी 2 साल पहले भारत ने इसको अध्यक्षता किया था, तो टॉप 20 इकोनॉमीज जो हैं
उस पर है ये, फिर बिम्स्टेक, सार्क, है ना, फिर IORA, ये सारे आप ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लीजिएगा। फिर मैरीटाइम एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी। सप्लाई चेन सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि सप्लाई होती है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सप्लाई होती है किसी भी चीज की, है ना, छोटे से छोटा मोबाइल का पार्ट हो, चाहे बड़ी से बड़ी जहाज हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, तो उस सप्लाई चेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लाइक अगर हमारे देश का सामान जो है वो आपके गल्फ कंट्री से आ रहा है ना, तो या आपके रेड सी से आ रहा है, तो हमें वहां पर सिक्योरिटी चाहिए, उससे संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि हमारा सामान आ रहा है तो वहां पर जो देश है वो भारत के चीज़ों को महत्व दे, ठीक है ना। तो इसलिए भी हम लोग इजिप्ट हुआ या बाकी कुछ कंट्रीज में जिनके साथ हम अच्छा संबंध इसलिए भी रखते हैं ताकि कभी भी उनकी तरफ से कोई जो है हमारी सप्लाई चेन ब्रेक ना कर दिया जाए। ठीक, आज के समय में सबसे बड़ा इशू यही है, सप्लाई चेन का ही है, जो आपके ईरान ने किया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, यही तो हुआ, सप्लाई चेन बंद कर दिया। भारत अंडमान एंड निकोबार में क्यों जो है अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा दिया है, यहाँ पर हम लोग जो है 80,000 करोड़ रुपए लगाकर एक बड़ा सा शहर और बड़ा सा एक ऐसा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि कल को अगर भारत को कोई समस्या हो तो भारत भी वहाँ से मलक्का स्टेट तक बंद कर सके, तो इधर कोई आ ही नहीं पाएगा, है ना। तो सप्लाई चेन की सिक्योरिटी ये भी एक इशू है, IR का ही पार्ट है आज के टाइम पर। मैरीटाइम वही बात है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, फिर आपका जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपका UN, UNSC, इसमें रिफॉर्म की बात हो रही है, यानी कि भारत इसका पार्ट नहीं है ना, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल है उसका पार्ट भारत नहीं है। फिर इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप, वही बात मैंने बोला कि वीटो पावर नहीं है भारत के पास। फिर WTO क्या है, इस समय सबसे ज्यादा इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है तो वो WTO है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। फिर IMF, फिर वर्ल्ड बैंक, IMF का क्या काम है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, FATF का क्या काम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका क्या काम है। फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या काम है। डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स, आज के समय में ग्लोबलाइजेशन नहीं डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, उसका क्या ट्रेंड है, वही बात है ना, टैरिफ वॉर वगैरह। तो ट्रेड फ्रैगमेंटेशन। फिर क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज पर इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो क्लाइमेट फाइनेंस पढ़ोगे, है ना, आप में से कुछ लोग पढ़े भी होंगे अगर मुझसे पढ़े होंगे तो लॉस एंड डैमेज फंड, इसको भी अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो इसको जरूर पढ़ा होगा। काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क, भारत हमेशा कहता है कि काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क बनाइए कि किसी देश में हमारे देश के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा हो तो वहां पर वो एक्शन लें उसके लिए। FATF वही मैंने पहले बता दिया था, ऑब्लिगेशंस। फिर इंडियन डायस्पोरा, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, ठीक, यानी कि भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, तो 35+ मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड, इतने लोग रह रहे हैं बाहर। लार्जेस्ट रेमिटेंस आता है, यानी कि बाहर से जो पैसे आते हैं विश्व में सबसे ज्यादा भारत के पास आता है, इस पर भी USA ने काफी इशू किया है। फिर सॉफ्ट पावर थ्रू कल्चर, हमारा कल्चर हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारा जो संस्कृति है वो हमारी सॉफ्ट पावर है। योगा, है ना, क्यूजीन, हमारा इंडियन क्यूजीन, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन क्यूजीन कैसा है ना, ये पता होना चाहिए। फिर प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को। फिर डायस्पोरा एंगेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि डायस्पोरा एंगेजमेंट लाइक भारत से अगर प्रधानमंत्री कभी भी जाता है बाहर तो वो वहाँ पे रहने वाले भारतीयों से जरूर मिलता है, तो वो डायस्पोरा से ऐसा एंगेजमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए किसमें, IR में। आज खत्म होता है पेपर 2। आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा, आपके लिए जरूरी है। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।